गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको क्रिया के बारे में पढ़ा रही थी व्याकरण में। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद दो आधार पर हैं, एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये हम पहले की क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता और कर्म की अपेक्षा भी नहीं होती, वह क्रिया अकर्मक होती है। परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, हंसना, रोना, आना जाना, उठना बैठना, गिरना, भागना दौड़ना। ये सब जो दी हैं ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम वाक्य में कि मोर नाचता है, रवि तैर रहा है, बच्चा सो रहा है। यानी कर्ता सिर्फ क्रिया कर रहा है, यहाँ उसका कर्म हमें नज़र नहीं आ रहा कि वह क्या कार्य कर रहा है। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। और ऊपर दिए जितने भी उदाहरण हैं उन सब क्रियाओं के साथ यदि हम क्या प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि क्रिया के साथ क्या लगाना, मोर नाचता है, मोर क्या नाचता है, तो हमें कोई सही उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये इस तरह से अकर्मक क्रिया होंगी। सकर्मक क्रिया का, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ जिन क्रियाओं का कर्म होता है और जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा करती हैं वे सकर्मक क्रिया होती हैं। परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है अथवा उन्हें कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, यानी हम जितनी भी ये क्रियाएं पढ़ रहे हैं इन क्रियाओं के साथ में उनका काम भी जुड़ा हुआ है। से बनाना, काटना, बोना, धोना, सुखाना, भरना, लिखना, करना, ये सारी प्रमुख सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे रंजना टेलीविज़न देख रही है, डाकिया पत्र बांट रहा है, रोशन फल खा रहा है, एमिली गिटार बजा रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी क्रिया के साथ में कर्म भी आ रहा है। जब क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिलता है तो वह उत्तर कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे ऊपर दिए उदाहरण में हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिल रहा है। देखते हैं जैसे कि क्या देख रही है, यानी वो टेलीविज़न देख रही है ना। जैसे हमने उदाहरण लिया कि बच्चा फल खा रहा है, हमने प्रश्न बनाया कि बच्चा मतलब क्या खा रहा है, तो फल खा रहा है, उत्तर हमें मिल रहा है। तो इस तरह से ये सभी अकर्मक सकर्मक क्रियाएं होंगी। अब सकर्मक क्रिया के अंदर भी दो भेद होते हैं जो हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। नाम से ही स्पष्ट है कि वाक्य में एक कर्मक यानी एक ही काम नज़र आएगा और द्विकर्मक में इसमें दो कर्म नज़र आएंगे, यानी कर्ता के साथ कर्म भी जुड़ा रहेगा। तो एक कर्मक में देखते हैं जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। एक कर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग आवश्यक नहीं है, यानी ऐसे वाक्य में ज़रूरी नहीं कि को शब्द आए ही। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, तोता मिर्च खा रहा है, तो एक कर्मक है, कोई ज़रूरी नहीं कि वाक्य में को आए। ऋचा कपड़ों को सुखा रही है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो ये इस तरह से दोनों ही रूप में एक कर्मक क्रिया है क्योंकि कर्ता के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है।
अब द्विकर्मक क्रिया देखते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के एक कर्म के साथ कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग अवश्य होता है, यानी को आना आवश्यक है। द्विकर्मक क्रिया के साथ क्या और किसे, दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलता है। जैसे दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। इस वाक्य में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का भी प्रयोग किया है। और क्या सुना रही हैं, तो प्रश्न का उत्तर है कहानी। और किसे सुना रही हैं, तो प्रश्न का उत्तर मिल रहा है बच्चों को। इस तरह से हमें दो कर्म नज़र आ रहे हैं प्रश्न में, इसलिए ये द्विकर्मक होंगे। जैसे धोबिन कपड़ों को प्रेस कर रही है, माली फूलों को पानी दे रहा है। तो उदाहरण से हम देख सकते हैं कि ये द्विकर्मक क्रिया है। अब हम देखेंगे दूसरा भेद क्रिया का है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नामधातु, पूर्वकालिक, ये 5 क्रियाएं। सामान्य क्रिया, जब वाक्यों में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है तो वह क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने रामायण पढ़ी, यानी ये एक सामान्य वाक्य है। दादी माँ ने पूजा की, मैं व्यायाम करूँगा। प्रेरणार्थक क्रिया, जब वाक्यों में कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वे प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, यानी अध्यापक नहीं पढ़ रहा है, ये क्रिया छात्रों से करवाई जा रही है। नर्स रोगी को दवा खिलाती है, यानी नर्स स्वयं नहीं दे रही, नर्स रोगी को दवा खिला रही है, यानी कि वह रोगी को दवा देने की क्रिया भी कर रही है। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया है। इन वाक्यों में छात्र और रोगी स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, अध्यापक और नर्स द्वारा प्रेरित किए जाने पर कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये प्रेरणार्थक होंगी। अब हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मीता दादी जी को रामायण सुनाती है, हम अतिथियों को चाय पिलाते हैं। इन वाक्यों में मीता और हम स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, यानी कर्ता भी कार्य कर रहा है और सामने वाले को भी हम कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही द्वितीय प्रेरणार्थक में इसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे हमने धोबिन से कपड़े धुलवाए, उन्होंने मोची से जूते सिलवाए, यानी यहाँ क्रिया स्वयं नहीं की जा रही है बल्कि दूसरे से करवाई जा रही है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण, जैसे सामान्य क्रिया में दिया पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना और द्वितीय में पढ़वाना, यानी जहाँ हम दूसरों से करवा रहे हैं, तो हम उदाहरण से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त यानी एक से अधिक है जो जुड़ी हुई हैं। जब क्रिया वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूरी क्रिया बनाती हैं तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आज सुबह से वर्षा हो रही है, होना और रहना 2 क्रिया साथ चल रही। मैंने यह पुस्तक पूरी पढ़ ली, यानी पढ़ना और लेना। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कोष्ठक में, उसे हम समझ सकते हैं कि संयुक्त क्रिया यानी एक वाक्य में 2-2 क्रिया एक साथ चल रही हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। इन उदाहरणों में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती। इन उदाहरणों से पहली क्रिया है हो और पढ़ी, ये मूल क्रियाएं। इन क्रियाओं के साथ आई क्रियाएं इनके द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट करने में सहायता दे रही हैं। इन्हें सहायक या रंजक क्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं वो मुख्य है, लेकिन है शब्द जो उसको वाक्य को पूर्ण कर रहा है वो सहायक क्रिया होगी। इस तरह से ये 2-2 क्रियाएं
चल रही हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया, चौथा भेद। जो क्रियाएं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बस और कार के टकराने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। नाम धातु यानी जो क्रिया है टकराना, उससे टकराना शब्द बना है। हिंदी में विदेशी शब्द को अपनाने की क्षमता है, यानी अपना शब्द से ये क्रिया बनी अपनाना। तोतला बोलने से तुतलाना। इस तरह से जो शब्द बन रहे हैं, उन क्रिया बन रही है उन शब्द से, वे नाम धातु हैं। जैसे बच्चों को तुतलाना अच्छा लगता है, तो ये भी नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। अब हम देखेंगे यहाँ कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं कि वो कैसे उनकी रचना होती है। संज्ञा से, जैसे संज्ञा शब्द है झूठ, झूठ से बनेगी झुठलाना। हाथ से बनेगी हथियाना, यानी किसी चीज़ को कब्जे में ले लेना। अब हम कुछ उदाहरण नीचे देखते जा रहे हैं कि विशेषण शब्द से भी बनती हैं कुछ धातु क्रियाएं। जैसे चिकना, चिकनाना। साठ से सठियाना, नरम से नरमाना। अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया कैसे बन रही है। अपना, यानी जो अपना होता है, तो अपनाना। मैं से मिमियाना। फिर अनुकरणात्मक शब्द से बनी नाम धातु क्रिया। अनुकरणात्मक से तात्पर्य है कि एक ही शब्द लयबद्ध जैसे आते हैं, यानी उनकी पुनरावृत्ति, यानी बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे टिम टिम, छप छप, दन दन, बड़बड़, खटखट, हिन हिन। तो इस तरह से जो शब्द आ रहे हैं, इनसे हमने जो क्रियाएं बनाई हैं वे कहलाएंगी नाम धातु। जैसे टिमटिम से टिमटिमाना, कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। छप छप, छपछपाना, यानी जैसे बच्चे पानी में छपछपाकर खेल कर रहे हैं। तो हम इस तरह से कई शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिया शब्द दिए हुए हैं और इसको हम किताब में आप देख के समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे भालू का नाच देखकर बच्चे हंसने लगे। इस वाक्य की मुख्य क्रिया है हंसने लगे, यानी हंसने से पहले हुई क्रिया है देखकर। हमने कहा है भालू का नाच देखकर, पहले है भालू का नाच देखा, उसके बाद बच्चे हंसने लगे। पहली क्रिया है देखकर और दूसरी क्रिया हुई हंसने। तो इस तरह से एक क्रिया होने के पश्चात दूसरी क्रिया होती है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे वंदिता घर आकर खाना खाएगी, तो पहले वह घर आई और उसके बाद खाना खाएगी, यानी दूसरी क्रिया उसके पश्चात होगी। नागेंद्र दौड़कर बस पकड़ रहा है। बच्चा दूध पीकर सो गया। माताजी थैला लेकर बाजार जा रही हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गुलाबी रंग से जो क्रिया शब्द दिए हैं वे यहाँ 2-2 दिए हुए हैं कि एक क्रिया होने के पश्चात में अंत में दूसरी क्रिया पूर्ण हो रही है, तो ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, आज की क्लास के लिए थैंक यू।